जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है फ्रेंड 27 जून। जी हाँ, आज हो गया 27 जून और 27 जून के बारे में देख लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो देखते हैं आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड 27 जून को हर साल ध्यान दीजिएगा क्या मनाया जाता है। तो आज के दिन अंतरराष्ट्रीय बधिर दृष्टिहीनता अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बधिर दृष्टिहीनता अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हेलेन केलर की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बधिर दृष्टिहीनता जो है हेलेन केलर की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं बधिर एवं दृष्टिहीन थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बधिर दृष्टिहीन लोगों के अधिकारों, आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये तो हमने देख लिया कि 27 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज जिसमें क्लास 6 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 10 तक की पढ़ाई कर ली है। क्लास 11 हमारा चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट क्लास 12। उसके बाद हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। इजीली आपको जिस भी टॉपिक में जो भी डाउट है आप वहाँ से जा कर के अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतना डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। अब इसी के साथ चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। कुछ बातें कर ली हमने हमारी सीरीज़ के बारे में, जो कि फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ने का एम क्या है जो आप स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए डेली जो है मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की क्लास से फ्रेंड हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 12 वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव, यानी कि केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स। इसके बारे में, ये जो हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वस्त्र की मरम्मत के बारे में जानेंगे, वस्त्र की धुलाई पे चर्चा करेंगे, वस्त्र उत्पादों का भंडारण पे भी हम बात करेंगे, वस्त्र की देखभाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखभाल संबंधी लेबल क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये पूरे ही जितने ही पॉइंट्स हैं, सारे ही पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। कौन से? वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव अर्थात केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ मैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था फ्रेंड्स? प्रीवियस क्लास में हमने किया था ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि किस चैप्टर से रिलेटेड थे? हमारे वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। ध्यान दीजिए कौन सा हमारा टॉपिक? वित्तीय प्रबंधन एवं योजना अर्थात फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। ये जो हमारा जो टॉपिक था इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उससे बहुत ही सारे आपके जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे अकॉर्डिंग टू वित्तीय योजना एवं वित्तीय योजना नहीं फ्रेंड, बाय मिस्टेक निकल गया। वित्तीय प्रबंधन एवं योजना से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ, एक न्यू टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने बताया हम करने वाले हैं
केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स के बारे में चर्चा। कपड़े वस्त्र मनुष्य तथा उसके आसपास के परिवेश को बाह्य वातावरण से सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। कपड़ों का चयन तथा खरीदारी उसके रंग, रूप, बनावट तथा उपयोगिता के आधार पर की जाती है। अतः कपड़ों की देखभाल और रख रखाव भी अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है कि इसके द्वारा कपड़ों की विशेषताएं बनी रहें। कपड़ों की देखभाल तथा रख रखाव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। नंबर 1 है कपड़ों को बाहरी नुकसान से बचाना। नंबर 2 कपड़ों का रंग रूप बनाए रखना। नंबर 3 कपड़ों पर लगे दाग, धब्बे और मिट्टी को इस प्रकार हटाना कि उनकी चमक और बुनावट पर कोई प्रभाव ना पड़े। चौथा पॉइंट है कपड़ों को सिकुड़न अर्थात रिंकल्स मुक्त रखना तथा उचित प्रकार से अर्थात फोल्ड करना। तो ये क्या है फ्रेंड्स, कपड़ों की देखभाल तथा रख रखाव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वस्त्रों की मरम्मत देख लेते हैं। वस्त्रों को पहनने के समय या कोई आकस्मिक क्षति यानी कि नुकसान होने पर उन्हें पुनः पहनने योग्य बनाने के लिए वस्त्रों का रफू अर्थात मेंडिंग किया जाता है, लेकिन यह कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे वस्त्रों की सुंदरता पर कोई प्रभाव ना पड़े। वस्त्रों को रफू अथवा मरम्मत धुलाई से पहले करना चाहिए, यानी कि अगर वस्त्र को आपको रफू एवं मरम्मत करना है वस्त्र की तो उसको धुलाई से पहले करें, क्योंकि धुलाई की रगड़ से कपड़ों को और अधिक हानि पहुंच सकती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला पॉइंट है कटे फटे छेद हुए कपड़ों की मरम्मत करना। दूसरा लेस रिबन बटनों को पुनः लगाना। और थर्ड पॉइंट है वस्त्रों की सिलाई तथा तुरपाई खुलने पर पुनः करना। तो ये सारे ही काम कब करने हैं, जब भी आप वस्त्र धुल रहे हैं वस्त्रों को धोने से पूर्व। तो इस तरह से आप वस्त्रों की मरम्मत कर सकते हैं। वस्त्रों की धुलाई के बारे में देखते हैं तो वस्त्रों को साफ सुथरा तथा चमकदार बनाने के लिए उन्हें समय समय पर धोना और इस्त्री अर्थात आयरन करना अनिवार्य होता है। वस्त्रों की धुलाई अर्थात लॉन्ड्री में निम्न बातें शामिल हैं। नंबर 1 है वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाना। नंबर 2 वस्त्रों को अंतिम रूप देना। नंबर 3 ड्राई क्लीनिंग, वस्त्रों पर लगी गंदगी हटाना, वस्त्रों पर इस्त्री करना। तो ये सारी ही जो स्टेप्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं कब, जब वस्त्रों की धुलाई अर्थात लॉन्ड्री की जाती है। अब देखते हैं वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाना। वस्त्रों में अधिकतर दाग धब्बे लग जाते हैं जिन्हें सामान्य धुलाई से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए विशेष धुलाई की आवश्यकता होती है। दाग धब्बे को हटाने के लिए दाग की पहचान आवश्यक है। दाग धब्बे को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है वनस्पति के दाग धब्बे अर्थात जो वेजिटेबल्स स्टेन्स होते हैं उनके दाग धब्बे हम किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो ये दाग धब्बे अम्लीय होते हैं, जैसे चाय, कॉफी, फल, सब्जियों के धब्बे। इन धब्बों को हटाने के लिए क्षारीय अर्थात एल्कालाइन माध्यम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है जंतुजन्य धब्बे अर्थात एनिमल स्टेन्स। ये धब्बे प्रोटीन के होते हैं। इसमें खून, दूध, मांस, अंडा इत्यादि से लगे धब्बे शामिल हैं। इनको हटाने के लिए ठंडे पानी में डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है वसा-युक्त धब्बे अर्थात वाइल्ड स्टेन्स। इसमें तेल, घी, मक्खन इत्यादि से लगे धब्बे शामिल होते हैं। इन्हें वसा, घोलक और अवशोषकों द्वारा हटाया जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट है खनिज युक्त धब्बे अर्थात मिनरल्स स्टेन्स। ये स्याही, जंग, कोयला, तारकोल, दवाई इत्यादि से लगे धब्बे होते हैं। इन्हें हटाने के लिए पहले वस्त्र को अम्लीय अर्थात एसिडिक माध्यम में और फिर क्षारीय अर्थात एल्कालाइन माध्यम में धोया जाता है। नंबर 5 है रंग छूटना अर्थात डाई ब्लीडिंग। ध्यान दीजिएगा, डाई ब्लीडिंग। कुछ कपड़ों को पानी में डुबोने से उनमें लगा रंग छूटने लगता है तथा यह रंग दूसरे कपड़ों पर भी लग जाता है। इन धब्बों को हटाने के लिए तनु अम्ल या तनु क्षार का प्रयोग किया जाता है। तनु अम्ल या तनु क्षार क्या है फ्रेंड्स, हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार ये सीरीज कंप्लीट कर लें तब मैं आपको ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं ना, वर्ड्स हैं, इनके बारे में भी समझाऊंगी। ये देखिए वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाने संबंधी सामान्य विचार आप देख सकते हैं। दाग धब्बे को हटाना तभी उचित होता है जब वह ताज़ा लगा हो। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है दाग धब्बे को पहचानने तथा हटाने के लिए सही क्रियाविधि आवश्यक है। तीसरा पॉइंट अज्ञात दाग धब्बे के लिए पहले सरल प्रक्रिया का तत्पश्चात जटिलता अर्थात कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अज्ञात दाग धब्बे से तात्पर्य है फ्रेंड्स कि जिन दागों के बारे में हम नहीं जानते, कपड़ों में सपोज कहीं दाग लग गया, हमें पता नहीं है ये दाग किसका है, किस चीज़ से लगा है, तो उनके लिए ये जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। दाग धब्बे को हटाने के लिए मृदु अभिकर्मक अर्थात मिल्डर रिजेंट का प्रयोग किया जाता है। क्या? माइल्डर
रेजेंट का प्रयोग उचित होता है। नेक्स्ट है दाग धब्बे हटाने के पश्चात कपड़ों को साबुन से धोना आवश्यक है। कपड़ों को धूप में सुखाना आवश्यक है क्योंकि धूप प्राकृतिक विरंजक अर्थात नेचुरल ब्लीच का कार्य करती है। आपको पता होना चाहिए धूप क्या है, एक प्राकृतिक विरंजक अर्थात नेचुरल ब्लीच है। ये आ जाता है वन लाइनर, यानी कि जो हमारा एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें एमसीक्यूज ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि धूप क्या है। तो आप बता सकते हैं धूप एक प्राकृतिक विरंजक अर्थात नेचुरल ब्लीच है। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन का प्रयोग नाजुक कपड़ों में करने से पहले वस्त्र के छोटे से भाग में किया जाना चाहिए। यदि कपड़े को क्षति पहुंचती है तो उस रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाने की तकनीक। वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाने की तकनीक निम्नलिखित है। नंबर 1 है खुरचना अर्थात स्क्रैपिंग। कपड़े की सतह पर लगे दाग धब्बे को, ध्यान दीजिएगा, कपड़े की सतह पर लगे दाग धब्बे को भोथरे चाकू अर्थात ब्लंट नाइफ, कम धार वाला, भोथरे चाकू क्या होता है, कम धार वाला, से हल्का हल्का खुरच कर आसानी से हटाया जा सकता है। नंबर 2 डुबोना, इसको डिपिंग कर दें। दाग धब्बे वाले कपड़ों को किसी डिटर्जेंट में डुबोकर थोड़ी देर रखने के बाद उसे रगड़ा जाता है जिससे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। थर्ड देख लेते हैं स्पंज से साफ करना अर्थात सोपनिंग। इस तकनीकी में कपड़े के दाग धब्बे वाले भाग को एक समतल सतह पर रखा जाता है। दाग धब्बे वाले भागों पर स्पंज से अभिकर्मक लगाया जाता है तथा उसे नीचे रखे ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सोख लिया जाता है। और चौथा है ड्रॉपर विधि अर्थात ड्रॉपर मेथड। इस विधि में दाग धब्बे लगे कपड़े को एक कटोरे में फैला दिया जाता है तथा उस पर ड्रॉपर से डिटर्जेंट डाला जाता है। तो ये जो है वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाने की टेक्निक यानी कि उनकी तकनीकी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाने के साधन अर्थात अभिकर्मक। तो दाग धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मों को अर्थात रिजेंट्स का प्रयोग द्रव्य या सांद्र अर्थात लिक्विड रूप में किया जा सकता है। इन अभिकर्मकों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्या, नंबर 1 है चिकनाई घोल अर्थात ग्रीस सॉल्वेंट्स। इसमें तारपीन, मिट्टी का तेल, श्वेत पेट्रोल, एसीटोन कार्बन, टेट्राक्लोराइड आदि आते हैं। दूसरा है चिकनाई अवशोषक अर्थात ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स। इसमें भूसा, कुम्हार की मिट्टी, टेलकम पाउडर, स्टार्च आदि आते हैं। किसके अंतर्गत, चिकनाई अवशोषक अर्थात ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स। थर्ड है पायसी कारक अर्थात इम्यूलिसिफायर्स। ध्यान दीजिएगा, पायसी कारक अर्थात इम्यूलिसिफायर्स। इसमें साबुन, डिटर्जेंट आदि आते हैं। तो साबुन, डिटर्जेंट कैसे अभिकर्मक हैं, तो वो क्या है फ्रेंड्स, पायसी कारक अर्थात ह्यूमिलिसिफायर्स। आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है अम्लीय अभिकर्मक अर्थात एसिडिक रेजेंट्स। इसमें एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नींबू, टमाटर, खट्टा दूध, दही आदि अम्लीय अभिकर्मक अर्थात एसिडिक रेजेंट्स के अंतर्गत आते हैं। 5वां है क्षारीय अभिकर्मक अर्थात एल्कलाइन रेजेंट्स। इसमें अमोनिया, बोरिक्स, बेकिंग सोडा आदि आते हैं। 6वां है विरंजक अभिकर्मक अर्थात ब्लीचिंग रेजिएंट्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सीकारी विरंजक अर्थात ऑक्सीजिंग ब्लीच। इसमें धूप, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम परवेरेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। नंबर 2 जो है अपचयनकारी विरंजक अर्थात रिड्यूसिंग ब्लीचेस। इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट आदि शामिल होते हैं। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स क्या, वस्त्र पर लगे दाग धब्बे हटाने के साधन अर्थात अभिकर्मक। आई होप ये जितने भी हमने पॉइंट्स कवर किए आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं तक अभी की क्लास को करते हैं फ्रेंड्स, और जितने भी पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए हैं इसमें कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके हर एक डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट से, कोई भी क्यूरी से फ्रेंड्स आप बेझिझक पूछ सकते हैं कभी भी, क्योंकि डाउट लेना ही मेरा काम है।
तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और कहूँगी कि जब भी आप क्लास देखते हैं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप क्लास को पूरा देखा करिए। आधा अधूरा आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग देख लिया, थोड़ा लास्ट देख लिया, बस बीच का छोड़, क्योंकि ये पढ़ाई है, कोई हम रील्स कोई शॉर्ट्स नहीं देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। पढ़ाई तभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएगा जब आप स्टार्टिंग टू लास्ट देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बीच का आपको समझ में ही नहीं आएगा। भगा भगा के अगर आप वीडियो देखते हैं स्क्रॉल कर करके, तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और आपका एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप एक ही देखिए, हफ्ते में एक दिन एक या दो वीडियो देखिए, कोई बात नहीं, बट जितना भी आप देखिए थोड़ा पढ़िए, बट उसको डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप देखना धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो बस यही कहना था। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।